हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? में अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला के सद्भुत प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टारगेट आईआईटी जेईई सीरीज का लेक्चर सम्मिश्र संख्या। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही टफ ये चैप्टर माना जाता है जेईई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें काफ़ी कठिन कठिन सवाल पूछे जाते हैं। काफ़ी कठिन कठिन सवाल इससे पूछे गए हैं। इवन जेईई मेंस में भी काफ़ी अच्छे सवाल इससे देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि मैं हर सेशन के पहले बोलता हूँ, आज फिर रिपीट करूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, जेई मेंस वाली चीज़ें कर लीजिए, उसके बाद जेई एडवांस की चीज़ें देखिए, तभी ये सेशन यूजफुल रहने वाला है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, इस सेशन को कैसे हम लोगों को देखना है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए, वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर वीडियो को प्ले करना है और फिर सॉल्यूशन देखना है। इसी प्रोसेस को हम लोगों को फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि सर सॉल्व करते चले जा रहे हैं और हम हाथ पे हाथ बैठ कर, हाथ पे हाथ रखकर खाली बैठकर केवल वीडियो को एक मूवी की तरह देख दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह किसी काम का नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं हम लोगों को देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जेईई एडवांस 2023 का। तो करिए वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। बोलो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। माना कि ए एक समुच्चय है जो कि है 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7 - 3 आयोटा कॉस थीटा, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू आर है। यदि ए में केवल एक धनात्मक पूर्णांक है तब ए का मान क्या होगा। इसमें एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब इसका काल्पनिक भाग क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा। तो करो उसी हिसाब से। 1967 प्लस 1686 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7 - 3 आयोटा कॉस थीटा। क्या करें, इसके संयुग्मी से गुणा भाग कर देते हैं। 3 आयोटा कॉस थीटा बटे 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे तो क्या आ गया, 7² -3 आयोटा स्क्वायर यानी कि 9 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऊपर क्या बनेगा? 1967 इंटू 7, है ना। और जब ये दोनों गुणा होंगे तो प्लस 1686 और गुणा में आएगा 3 आयोटा स्क्वायर। 3 आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस में 3 हो जाएगा, तो इसको अपन लिख देते हैं -1686 × 3। ये तो हो गया अपना वास्तविक हिस्सा। और काल्पनिक हिस्सा क्या होगा? काल्पनिक हिस्सा हो जाएगा आयोटा कॉमन ले ले तो 1686 साइन थीटा और गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 साइन थीटा, और ये वाला उससे गुणा होगा तो 1967 गुणा 3 कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि हमें क्या चाहिए? इसके अंदर चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक चाहिए मतलब काल्पनिक भाग जो है उसको क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा। काल्पनिक भाग को क्या होना पड़ेगा? शून्य होना पड़ेगा। तो काल्पनिक भाग को शून्य कर देते हैं। काल्पनिक भाग को शून्य कर दो मतलब इस वाले भाग को शून्य कर दो, यानी कि 1686 गुणा 7 साइन थीटा प्लस 1967 गुणा 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो 8 और 6 14
और 6 20 और 1 21, ये 3 से भाग जा रहा है। और यहाँ 7 दूनी 14, 7 8 56, ये 7 से भाग जा रहा है ना। तो पूरी समीकरण को हम लोग पहले 3 से भाग दे दें, तो तीनों पंजो 15 बचा एक, 3 6 18, 3 दूना 6 गुणा 7 साइन थीटा प्लस इधर क्या रह जाएगा 1967, 3 से भाग दे दिया है तो अब 7 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 562 साइन थीटा, 7 दूनी 14, 7 8 56 कॉस थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, 281/562, टेन थीटा का मान आ गया, है ना। अच्छा यहाँ पर ये 1967 गुणा 7 और ये गुणा ये, ठीक है। इसमें केवल एक धनात्मक पूर्णांक है, इसमें केवल एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब काल्पनिक भाग को शून्य कर देना है अपन को। और काल्पनिक भाग शून्य करने के बाद थीटा का मान निकाल लिया हमने। काल्पनिक भाग शून्य करने के बाद थीटा का क्या मान आ रहा है, टेन थीटा आ जा रहा है -1/2। थीटा का मान आ जा रहा है -1/2, ठीक है। 7 + 3 आयोटा कॉस थीटा, वास्तविक वास्तविक। अच्छा यहाँ पर है ना, जब ये दोनों गुणा होंगे तो एक साइन थीटा कॉस थीटा और लिखना पड़ेगा हम लोगों को, एक साइन थीटा गुणा कॉस थीटा और लिखना पड़ेगा है ना। तो टेन थीटा ये हो गया। और चूंकि ये भाग हमने शून्य कर दिया है तो बची हुई चीज ही, जैसे इसको अपन ए कह दें, मतलब ए दिया ही हुआ है, तो इसका वास्तविक भाग क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ दिस विल बी 1967 गुणा 7 माइनस 1686 गुणा 3 गुणा साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में आ जाएगा 7 का स्क्वायर और 9 कॉस स्क्वायर थीटा। 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49, 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने देखा था कि 281 इसका भी एक गुणनखंड है ना। किससे भाग दिया था हमने इसको, 7 से भाग दिया था। तो 7 से भाग दिया था तो ये 281 गुणा 7 है, और 562 1686, 562 गुणा 3 कर दें। तो अपन अगर 281 कॉमन ले लें, है ना, तो 562 का 3 गुना था, तो 281 का 6 गुना हो जाएगा, तो 6 गुणा 7 हो जाएगा, 6 कम 6, 6 8 48 का 8, हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है। यहाँ पर और माइनस इसमें से 281 कॉमन लिया। अच्छा 1967 में से लेना है पहले, रुको। 1967 वाले में से 281 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 गुणा 7 तो इधर बचा, क्या लेने के बाद कॉमन, 281 कॉमन लेने के बाद 7 गुणा 7 बचा। और 1686 वाले में से 281 कॉमन लोगे तो 6 आ जाएगा। 6 गुणा 3 गुणा साइन थीटा कॉस थीटा बटे 49 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। अब क्या करें, टेन थीटा का मान पता है, टेन थीटा का मान पता है तो साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं क्या। टेन थीटा का मान पता है तो साइन थीटा का मान क्या क्या संभव है। साइन थीटा, टेन थीटा ऋणात्मक आ रहा है, टेन थीटा ऋणात्मक कौन कौन से चतुर्थांश में होता है, द्वितीय और तृतीय में, द्वितीय और तृतीय में, है ना। तो द्वितीय में अगर निकालें हम लोग तो क्या मान हो जाएगा, ऐसे कर देता हूँ मैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 + 1/4 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा आ गया अपना ±√5/4, कॉस थीटा हो जाएगा ±4/√5, √5/2, 2/√5। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4/5, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 4/5। पक्का देख लो एक बार, कोई दिक्कत कोई परेशानी। कॉस स्क्वायर थीटा 4/5 आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों चाहिए हम लोगों को, तो कॉस स्क्वायर थीटा तो आ गया। अच्छा साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह अगर ये पता कर लें, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/2 साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 +
टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा हो जाएगा -1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/4, 1/2 गुणा -4/5 -2/5, तो ये कितना आ गया, -2/5 आ गया। साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, ये वैल्यूज लाकर यहाँ रख दी जाए तो ये कितना हो जाएगा, 281 तो बाहर है ही, 49 और 6 × 18 गुणा -2/5, तो 18 दूना 36/5 हो जाएगा क्या, ये 18 दूना 36/5, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी 36/5 आ गया, और नीचे क्या आ रहा है, 49 प्लस 9 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 9 गुणा 36/5, तो ये इससे कट गया, आंसर क्या हो जाएगा, 281। 281 एक ही धनात्मक पूर्णांक है, और वो धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, 281 आ जाएगा। समझ गए क्या बात को, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है, करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। एक बार खुद से वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करो। वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करो। वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करो। करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। माना कि जेड क्यूब का मतलब जेड के मापांक का क्यूब प्लस 2z² प्लस 4z बार -8 = 0 को संतुष्ट करने वाली एक सम्मिश्र संख्या z है, जहां z बार सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी है। माना z का काल्पनिक भाग अशून्य है, मतलब यह काल्पनिक संख्या है ना, ऐसा नहीं है कि वास्तविक संख्या है। तो इसका इससे मिलान करो, इसका इससे मिलान करो। करो अब सॉल्व, करो 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 सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो वीडियो पास करो खुद से सॉल्व। अच्छा सवाल है काफी। करो वीडियो पॉज करो खुद से सॉल्व। देखो क्या दिया हुआ है, जेड के मापांक का क्यूब प्लस 2z² प्लस 4z बार -8 = 0। अब इसमें सब पे मापांक ले लो, सब पे संयुग्मी ले लो, सबका संयुग्मी ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये तो एक वास्तविक संख्या है, इसका संयुग्मी यही रहेगा। यहाँ क्या होगा, इसका संयुग्मी आ जाएगा, और ये संयुग्मी का संयुग्मी ये यही बन जाएगा, और ये वास्तविक संख्या है, फिर से ये यही रहने वाली है। अब क्या करें, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा दें, अगर इसमें से इसको घटा दो तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स z² माइनस z² प्लस 4 टाइम्स z⁻−z, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो 2 टाइम्स z⁻z इंटू z+z, है ना। और यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो -4 टाइम्स z⁻z = 0। तो कॉमन ले लो, 2 गुणा z⁻z को, नहीं 2 गुणा, तो ये हो जाएगा z+z -4। अब अगर ये 0 होगा तो z⁻z अगर 0 हुआ तो फिर तो z बराबर z बार आ जाएगा, और अगर z बराबर z बार हुआ तो इसका क्या मतलब होता है, z एक संख्या उसके संयुग्मी के बराबर कब होती है, जब वो संख्या वास्तविक संख्या होती है। एक संख्या उसके संयुग्मी के बराबर कब होती है, जब वो वास्तविक होती है। और यहाँ हमको मना किया हुआ है कि भैया ये वास्तविक संख्या नहीं है ना। अगर z को x+i ले लो तो x+i = x-i, x से कैंसिल हो गया, 2i = 0, y = 0। ये तो काल्पनिक भाग शून्य होने वाली बात हो गई, जो कि हम लोगों को मना किया हुआ है, मतलब ये शून्य नहीं है। तो क्या शून्य होगा फिर, z+z = 4 होगा। अब अगर ऐसा होगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2x = 4, x = 2, ये आ रहा है क्या, देख लो एक बार। यहाँ पर
क्या दिया हुआ था हम लोगों को, जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर, जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर, जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z बार -8, है ना। इसका संयुग भी हमने ले लिया, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, हमने 2 कॉमन लिया था यहाँ पे, 2 भी कॉमन ले लिया था, तो ये 2 आएगा, तो ये 2 होगा, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, और ये 1 हो जाएगा। मतलब जेड हमारा किस रूप का आने वाला है, 1 + i रूप का आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक की बात हम लोगों को समझ में आ गई। और कुछ मिल गया है क्या? और तो अभी कुछ नहीं मिला है, बस इतना मिला है कि जेड 1 + i रूप का आने वाला है। तो इस 1 + i को उठाकर यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन। ये कितना है, जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर, जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z बार -8 = 0। जेड का मापांक क्या हो जाएगा यहाँ से, √1 + y², √1 + y²। अरे तो पिछले सवाल पर आ गया। √1 + y² का क्यूब, यानी कि 1 + y² की घात 3/2, ये हो जाएगा 2 गुणा 1 + i y का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 1 - i और -8, क्योंकि संयुग्मी है। ठीक है, ये एक वास्तविक भाग है, इसको मैं अभी ऐसा का ऐसा ही लिख के रखता हूँ, या इसको थोड़ी देर के लिए यही लिखा रहने देते हैं ना, क्योंकि ये एक वास्तविक संख्या है, इसको बाद में देखते हैं, पहले काल्पनिक हिस्सों को देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + i² यानी कि -y², और ये हो जाएगा 2 i, और ये हो जाएगा 4 - 4 i -8 = 0, है ना। जेड क्यूब प्लस 2 - 2y² प्लस आयोटा टाइम्स 4y प्लस 4 - 4 i -8 = 0। ठीक है, अब देखो ये 4 i से 4 i कैंसिल हो गया ना, और आयोटा वाली चीज़ें ही हट गई सारी, आयोटा वाली चीज़ें हट गई, तो बचा क्या क्या अपने पास, इसका क्यूब और -2y² और 4 2 6 -2, तो ये अपना जेड क्यूब = 2 टाइम्स 1 + y², और 1 + y², जेड का मापांक क्या था, √1 + y², तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मापांक ऑफ जेड गुणा मापांक ऑफ जेड का वर्ग, है ना। मापांक ऑफ जेड का वर्ग क्या होगा, 1 + y² ही होगा। तो ये कट गया, धनात्मक राशि है, वैसे भी आपस में कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, मापांक ऑफ जेड = 2, यानी कि √1 + y² = 2, 1 + y² = 4, y² = 3, और y आ गया ±√3। तो अपने जेड के दो मान संभव है, जेड या तो 1 + i√3 होगा, y अगर धनात्मक वाला ले लें, या फिर जेड 1 - i√3 होगा। तो इस तरह से इसके दो मान संभव है ना। तो देखते हैं एक एक करके, है ना, दोनों ही स्थिति में क्या क्या मान मिलते चले जाएंगे हम लोगों को। पहली स्थिति में जेड बार क्या होगा, 1 - i√3, इसका संयुग्मी होगा। दूसरी स्थिति में जेड बार ये हो जाएगा। अब सबसे पहला, जेड के मापांक का वर्ग, जेड का मापांक का वर्ग, जेड का मापांक कितना है, 2 है, ये रहा, इसके मापांक का वर्ग 4 होगा, जो यहाँ पर भी होगा। तो पहले वाले का आंसर तो हो जाएगा अपना 2। जेड माइनस जेड बार का मापांक का वर्ग, जेड माइनस जेड बार के मापांक का वर्ग, तो ये भी दोनों तरफ से सेम ही आएगा। जेड माइनस जेड बार यहाँ कितना आएगा, -2 i√3, कितना हो जाएगा मापांक, 2√3, इसका वर्ग कर दो तो इसका भी वर्ग कर दो, तो 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि 1। ठीक है, जेड प्लस जेड बार,
जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार कितना होगा, 2 होगा। जेड प्लस जेड बार का मापांक भी 2 होगा, है ना। तो जेड स्क्वायर का वैल्यू है 4 और ये भी हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 8। जेड प्लस जेड बार का स्क्वायर, जेड प्लस जेड बार का स्क्वायर भी 4 आ रहा है और जेड स्क्वायर भी 4 आ रहा है, यहीं पे देखा अपन ने, दोनों 4 4 आ रहे हैं, तो 4 और 4 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। जेड प्लस 1, ये होगा 2 प्लस माइनस आयोटा रूट 3। तो जेड प्लस 1 का मापांक अंडर रूट 2 का वर्ग 4 अंडर रूट 7, तो इसका वर्ग हो जाएगा 5। 2 1 3 5, ये सही व्यवस्था रहनी चाहिए। 2 1 3 5, 2 1 3 5, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। बोलो, क्या ये बात समझ में आई, सवाल समझ में आया। करो वीडियो पॉज और एक बार खुद से समझने की कोशिश करो फटाफट से। करो वीडियो पॉज और एक बार खुद से समझने की कोशिश करो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 2023 का ही है, ये सवाल भी काफ़ी अच्छा सवाल है ना। करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पास और करो खुद से सॉल्व। क्या दिया गया है, माना कि A1 A2 A3 अप टू A8 एक अष्टभुज, सम अष्टभुज के शीर्ष हैं, जो कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 है पर स्थित है। माना P वृत्त पर एक बिंदु है और बिंदु P एवं A1 के बीच की दूरी PA1 से, P एवं AI के बीच की दूरी PAI से प्रदर्शित की जाती है। यदि P वृत्त के ऊपर विचरित करता है, मतलब इधर उधर घूमता है, तब गुणनफल PA1 इंटू PA2 इंटू PA8 क्या होगा। PA1 इंटू PA2 इंटू PA3 इंटू PA8 क्या होगा। अधिकतम, उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई। करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। अष्टभुज, अष्टभुज मतलब कितनी भुजाएं होंगी उसकी, 8 भुजाएं होंगी, है ना। चलो बनाते हैं अष्टभुज अपन। दो दो 4 हो गए, 4 और 4, यानी कि ये 3 4 5 6 7 और 8 अष्टभुज, है ना। ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, 8 भुजाओं वाला है ये, ठीक है। और P इस पर कहीं है ना। तो मान लेते हैं अपन कि ये बिंदु जो है ये मूल बिंदु है, क्योंकि वैसे भी दूरियों की बात करनी है हमको, तो उसमें कोई चिंता की बात होनी नहीं चाहिए, है ना। इसको हम लोग मान लिया, हम लोगों ने मान लिया कि ये मूल बिंदु है। ये अपनी वास्तविक अक्ष हो गई, ये काल्पनिक अक्ष हो गई।
और जो P बिंदु है उस P बिंदु को कहीं यहाँ पे ले लेते हैं अपन, ऐसे। और मान लेते हैं इसका कोणांक जो है वो थीटा है ना। और ये किस त्रिज्या किस वृत्त पे स्थित है, 2 त्रिज्या वाले वृत्त पे स्थित है। तो ये P बिंदु को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2e की घात आयोटा थीटा, 2e की घात आयोटा थीटा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, PA1, PA1, PA2, PA3 से लेकर PA8, ये गुणा चाहिए अपन को। PA1 क्या होगा, इस बिंदु का A1 से दूरी, इस बिंदु का E2 से दूरी, इस बिंदु का E3 से दूरी। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये A1 A2 A3 आखिर में है क्या, ये A1 A2 A3 आखिर में है क्या, ये इकाई के कौन से मूल हैं, ये इकाई के 8वें मूल है, ये इकाई के 8वें मूल है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऐसे समझो, इसको मैं नाम दे देता हूँ A1, ये A1 A2 A3 इस दिशा में जाते हैं, A4 A5 A6 A7 और A8, ये अपना क्या हो गया, 2 इकाई के नहीं, मतलब 2 के 8वें मूल है ना। तो बस 2 से गुणा कर देना है उसको हम लोगों को, और कुछ नहीं करना है ना। ये मान लो ये 2 है, हर चीज़ को 2 2 2 2 से गुणा करते हुए चले जाएंगे, तो बाकी सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती चली जाएंगी। ठीक है, बोलो बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि और समझाना है, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है या और समझाना है। देखो, अगर नहीं बात समझ में आई तो एक छोटा व्रत बना के उससे समझाते हैं तुमको। जो अपना इकाई के 8वें मूल वाले होते हैं, इकाई के 8वें मूल वाले कहाँ होते हैं, इकाई त्रिज्या के वृत्त पे होते हैं। क्या होते हैं वो, 1 है ना, ये अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की घात 4, अल्फा की घात 5, अल्फा की घात 6 और अल्फा की घात 7, यही होता है ना। जहाँ अल्फा क्या होता है, जहाँ, इधर लिख देते हैं, जहाँ अल्फा जो होता है वो क्या हो जाता है अपना ई की घात आयोटा 2 पाई बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई बाई कितना 8 है। तो जैसे जब इकाई के तीसरे मूल हम लोग पता करते हैं तो किस तरह से लिखते हैं हम लोग, 2 पाई बाई n लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, है ना। ये जो सबसे छोटा वाला है ये कितना एंगल बनाएगा, ये तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो हमको मूल वूल पे भी जाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ टुकड़े हो रखे हैं। ये 45 90 135 180 सारी चीजें क्लियर ही है ना। जहाँ अल्फा क्या होगा, ई की घात 2 पाई बाई कितने टुकड़े हुए, 8 टुकड़े हुए, यानी ई की घात आयोटा पाई बाई 4 टाइप का है। अब जो सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये 2 त्रिज्या वाला व्रत है, 2 त्रिज्या वाला व्रत है, ये 1 त्रिज्या वाला था तो ये 1 पे था, तो 2 त्रिज्या वाला है तो ये 2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फा हो जाएगा। बस इसी दिशा में तो आगे बढ़ गए हम लोग। ये जो मापांक पहले अल्फा आ रहा था, मापांक इकाई था, वो मापांक कितना आना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। ये मापांक कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर, इसका 2 अल्फा क्यूब, 2 अल्फा की घात 4, 2 अल्फा की घात 6 और 2 अल्फा की घात 7, है ना। अब P की जो दूरी है, ये दूरी क्या होगी, P क्या है अपना 2e की घात आयोटा थीटा, और इसकी A1 से दूरी, इसकी A1 से दूरी, दो सम्मिश्र संख्याओं के मध्य की दूरी क्या लिखते हैं हम लोग, इसमें से इसको घटाकर इसका मापांक लिख दो। फिर दूसरा वाला P की A2 से चाहिए तो 2e की घात आयोटा थीटा में से 2 अल्फा को घटा दो, 2e की घात आयोटा थीटा में से 2 अल्फा स्क्वायर को घटा दो। ऐसे करते हुए 2e की घात आयोटा थीटा में से 2 अल्फा की घात 7 को घटा दो। कितने हैं टोटल ये कोष्टक, कितने मापांक लिखे हुए हैं यहाँ पर, टोटल मिलाकर 8 मापांक लिखे हुए हैं। सब में से 2 2 2 2 2 2 कॉमन ले लो, तो ये 2 की घात 8 कॉमन आ गया। यहाँ आ गया e की घात आयोटा थीटा माइनस 1 गुणा e की घात आयोटा थीटा माइनस अल्फा, ई की घात आयोटा थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर
और ये करते हुए e की घात आयोटा थीटा माइनस अल्फा की घात 7। ठीक है, ये बात याद रखना, ये इस चीज़ की वैल्यू हो रखी है, ये इस चीज़ की वैल्यू हो रखी है। अब ये जो मिला हम लोगों को e की घात आयोटा थीटा माइनस 1, ये e की घात आयोटा थीटा माइनस 1 क्या है, ये कहाँ से आ रहा है? e की घात आयोटा थीटा माइनस 1 क्या चीज़ है? ये छोटे वाले वृत्त पे दूरियां हैं। मान लो यहाँ कोई बिंदु होता तो उसकी इससे दूरी, फिर उसकी इससे दूरी, फिर उसकी इससे दूरी, फिर उसकी इससे दूरी, फिर उसकी इससे दूरी, इस टाइप से है ना। तो ये मान लीजिए इस दूरी का नाम मैं थोड़ी देर के लिए डी रख देता हूँ। तो ये डी का मान ये हो गया, डी का मान ये हो गया। ठीक है, अब जेड माइनस किसके मूल हैं? ये इकाई के 8वें मूल हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये गुणनखंड लिख सकते हैं, जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस अल्फा स्क्वायर, जेड माइनस अल्फा की घात 7, है ना। ऐसी ही चीज कुछ ऊपर देखने को मिल रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ जेड की जगह लिख देता हूँ ई की घात आयोटा थीटा। एक्चुअल में थीटा भी नहीं लिखना चाहिए हम लोगों को, हाँ थीटा ही लिख देना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, जेड की जगह ई की घात आयोटा थीटा लिख देंगे तो ई की घात आयोटा 8 थीटा माइनस 1। और यहाँ कितना आ जाएगा, ई की घात आयोटा थीटा माइनस 1, ई की घात आयोटा थीटा माइनस अल्फा, ई की घात आयोटा थीटा माइनस अल्फा स्क्वायर से लेकर ई की घात आयोटा थीटा माइनस अल्फा की घात 7। दोनों तरफ मापांक ले लोगे, ये हो जाएगा ई की घात आयोटा थीटा माइनस ई की घात आयोटा 8 थीटा माइनस 1, और इन सब का मापांक ले लो। अब इन सब का मापांक ले लोगे तो यही चीज तो अपनी दूरी है, दूरी बटा डी की घात 8, यानी ये डी जो आ रहा है, ये डी कितना आ जाएगा अपना 2 की घात 8 और गुणा ई की घात आयोटा 8 थीटा माइनस 1, है ना। अब मुझे बताओ ई की घात आयोटा थीटा आयोटा 8 थीटा ये कहाँ स्थित होगा? ये इकाई त्रिज्या के वृत्त पे कहीं स्थित होगा, और ये -1 कर रखा है। ई की घात आयोटा 8 थीटा, इस नंबर की मैं बात करूं, ई की घात आयोटा 8 थीटा, तो ये एक सम्मिश्र संख्या है। मान लो इस सम्मिश्र संख्या को थोड़ी देर के लिए मैं क्यू बोल देता हूं। तो ये सम्मिश्र संख्या कैसी है? इसका मापांक आ रहा है 1, मतलब ये इकाई त्रिज्या के वृत्त पे कहीं स्थित है, कहीं भी हो सकता है। मान लो क्यू यहाँ हो सकता है, और एक तो अपना फिक्स है, यही होगा। तो इस बिंदु की इससे अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? जब हम लोग लिख रहे हैं ई की घात, ये अपना पहला वाला मूल है, ये पहला वाला बिंदु है, जो भी इसका नाम दे दिया जाए, मान लीजिए इसका नाम आर दे दें अपन। तो ई की घात आयोटा थीटा माइनस 1 का मापांक एक्चुअल में क्या लिख रखा है? क्यू आर लिख रखा है। तो क्यू और आर के बीच की अधिकतम दूरी कितनी संभव है? तो तुम बोलोगे कि सर क्यू को उठाकर यहाँ ले जाओ, मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। तो इसका अधिकतम मान मैक्सिमम ऑफ ई की घात आयोटा 8 थीटा -1 जो है वो 2 हो सकता है। अर्थात यहाँ जो चीज गुणा हो रही है, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो मैक्सिमम ऑफ डी कितना बोल देंगे अपन? 2 की घात 8 तो ऐसा कैसी संख्या है, और इसका अधिकतम मान कितना है? 2, यानी 2 की घात 9, यानी कि 512 जो है वो इसका अधिकतम मान हो जाएगा। बड़ा ही शानदार सवाल था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है क्या? बता दो भैया एक बार, बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बड़ा अच्छा सवाल था, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, 3 बार खुद से करोगे, कम से कम 3 बार खुद से करोगे, तब जाके समझ में आएगा ये। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं। 2022 क्या कहा गया है? माना कि जेड एक शून्येतर काल्पनिक भाग वाली, मतलब जिसका इमेजनरी पार्ट 0 नहीं है, ऐसी सम्मिश्र संख्या है। यदि 2 + 3z + 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 - 3z + 4z स्क्वायर एक वास्तविक संख्या है, तब z स्क्वायर का मान, मापांक ऑफ z स्क्वायर का मान कितना होगा? करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व।
करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व। मान लीजिए इस काल्पनिक संख्या को थोड़ी देर के लिए हम लोग बोल देते हैं W। ये एक वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या वास्तविक संख्या कब होती है? कोई भी संख्या वास्तविक संख्या कब होती है? जब उसका काल्पनिक भाग शून्य होता है ना। यानी कि W जो है वो W बार के बराबर हो जाए। ये W इसके संयुग्मी के बराबर हो जाए, यानी कि 2 + 3z + 4z² 2 - 3z + 4z² और इसका मापांक 2 + 3z बार 2 - 3z बार +4z बार का स्क्वायर। ठीक है। अब क्या किया जाए? वज्र गुणा कर दिया जाए, है ना। इसको इससे गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6z, 2 × 8z² -6z बार -9zz बार -12z²z बार +8z बार² +12zz बार² +16z²z बार²। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6z बार, 2 × 8z बार²। फिर -3 से गुणा करेंगे तो -6 -9zz बार -12zz बार² +4 दूनी 8z² +12z²z बार +16z²z बार²। देखो क्या क्या कट गया। 16z² ये कट गया। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ 12z²z बार² ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये z²z² नहीं कटेगा। 9zz बार, 9zz बार कट जा रहा है क्या? इन दोनों को गुणा करेंगे -9zz बार, इन दोनों को गुणा करोगे -9zz बार, -9zz बार से -9zz बार कट जा रहा है। ठीक है। फिर -6 यहाँ लिखा हुआ है। -6 कैसे लिख दिया मैंने? ये गुणा होगा -6z आएगा ये। ठीक है। ये भी एक अच्छी चीज़ हो रही है गुणा करने से, -6z। फिर आ रहा है 8z², 8z बार 6z 6z कैसे आ रहा है? ये 6z बार आना चाहिए यहाँ पे। 2 से इधर गुणा करोगे 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6 6 बार और ये, और इससे पहले है 4 से 4 भी कट जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं ना। घबराने की ज़रूरत नहीं है, संयम से काम करो, हो जाएगा। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कठिन कैलकुलेशन नहीं है, बस ध्यान से करने वाली कैलकुलेशन है। कैसी कैलकुलेशन है? ध्यान से करने वाली कैलकुलेशन है। ये 6z बार और 6z को इधर लाएंगे तो टोटल हो जाएगा 12z, और 6z बार इधर आएगा तो -12z बार। ठीक है। 8z बार का स्क्वायर है और इधर 8z² है, तो 8z² और एक और ये रहा 8z²। ये 8z² से 8z² भी कट रहा है भैया, और 8z बार² से 1z बार² भी कट जा रहा है। बहुत बढ़िया, और कम हो गई चीज़ें। 6 वाले तो हो ही गए थे। इनको देखो, उधर है -12z²z बार और इधर है +12z²z बार, तो ये हो जाएगा -24z²z बार, और ये इधर आ जाएगा तो +24 z
जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। कितने कितने टर्म थे अपने पास, 1 2 3 4 5 टर्म्स तो कट ही गए, 9 में से 4 टर्म उधर बचे हैं, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, 12 उभयनिष्ठ ले लो जेड माइनस जेड बार, और प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लें, -24 जेड जेड बार कॉमन ले ले, तो यहाँ जेड बचेगा, यहाँ माइनस जेड बार बचेगा। 12 जेड माइनस जेड बार कॉमन ले लो, 1 - 2 जेड जेड बार क्या होता है, इज इक्वल टू 0। तो या तो जेड माइनस जेड बार 0 होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि मना किया गया है हम लोगों को, है ना, कि शून्येतर इमेजनरी पार्ट, शून्येतर काल्पनिक भाग, मतलब क्या होगा, 1 - 2 जेड बार, ये हो जाएगा 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 0.5, इसका मान हो जाएगा -0.5। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। जेई एडवांस 2022 का ही एक और सवाल है। क्या कहा गया है, माना कि जेड एक सम्मिश्र संख्या, जेड बार एक सम्मिश्र संख्या जेड के सम्मिश्र संयुग्मी को निरूपित करता है और आयोटा -√1 है, बहुत बढ़िया। सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में समीकरण जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स जेड बार प्लस जेड स्क्वायर के भिन्न भिन्न मूलों की संख्या है, भिन्न भिन्न मूलों की संख्या है। देखो, करो वीडियो पॉज, करो खुद से सॉल्व, पहले करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। जेड को मान लेते हैं हम लोग x प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, आयोटा टाइम्स जेड बार हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई। इनको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं अपन, ये जेड बार माइनस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा जेड बार प्लस आयोटा जेड स्क्वायर। इसको इधर भेज दो, जेड बार माइनस आयोटा जेड बार जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड स्क्वायर, 1 - आयोटा जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये हो गया अपना जेड बार बटे जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा, ठीक है। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 - आयोटा, 1 प्लस आयोटा से गुणा भाग कर दो, जेड बार अपॉन ये स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी कि ये, और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर भी हो जाएगा 1, तो जेड बार अपॉन जेड स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा बाई 2, जेड बार अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आयोटा, ठीक है। तो जेड बार इज इक्वल टू हो गया आयोटा टाइम्स जेड स्क्वायर, जेड बार हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, ये हो जाएगा आयोटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो अलग से स्क्वायर करके बता देते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, यानी कि प्लस आयोटा टाइम्स 2xy, एक्स माइनस आयोटा वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा गुणा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2xy, ठीक है। तुलना कर दी जाए तो x इज इक्वल टू -2xy एक आ गया, और एक आ गया -y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
ठीक है, सिंपल सा सवाल चल रहा है, ज़्यादा कोई परेशानी तकलीफ हमको दे नहीं रहा है। इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा x गुणा 1 + 2y इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1/2। अगर x इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख दें, केस 1 x इज इक्वल टू 0 लिख दें तो -y इज इक्वल टू -y², y इज इक्वल टू y², यानी y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी कि दो तो यहाँ से आ गए 0 0 0 1। केस 2 y इज इक्वल टू -1/2 रख दें तो ये 1/2 हो जाएगा, x² -1/2 का वर्ग हो जाएगा, ये x² हो गया 3/4 और x हो गया ±√3/2। तो ये हो गया √3/2 कॉमा -1/2 और √3/2 -√3/2 कॉमा -1/2। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो पॉज करो, फिर से खुद से सॉल्व करो। अगर नहीं समझ में आई हैं चीज़ें तो एक बार खुद से फिर से सॉल्व करो। वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सभी लोगों से हो जाना चाहिए। वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सभी लोगों से हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलो, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एक दो सवाल और करते हैं, थोड़ा सा अलग वैरायटी के सवाल देखते हैं, थोड़ा सा अलग वैरायटी के सवाल देखते हैं। जैसे कि ये वाला करो, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। अच्छा सवाल है काफ़ी। क्या कहा गया है कि जेड एक सम्मिश्र संख्या है, जेड बार एक सम्मिश्र संख्या जेड के संयुग्मी को निरूपित करता है। जेड ऐसी एक शून्यता संख्या है जिसके लिए जेड बार का स्क्वायर प्लस 1/z² के वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों भाग पूर्णांक हैं। तब निम्न में से जेड के मापांक के संभावित मान क्या होंगे? निम्न में से जेड के मापांक के संभावित मान क्या होंगे? ठीक है, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पास और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। घात 1/4 1/4 1/4। देखो, इसके मान में सब में 1/4 1/4 1/4 1/4 घात में है। मतलब अगर हम इसका मान पता करने की कोशिश करें तो ये अंदर वाली चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये समझनी थी कि अगर हम लोग इसकी घात 4 का मान पता करें तो ये ऊपर की घातें हट जाएंगी। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें दी गई है हमको, ये जो राशि है कौन सी, जेड बार का स्क्वायर और 1 + z², इसका वास्तविक एवं काल्पनिक भाग दोनों पूर्णांक है, वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों पूर्णांक है। ठीक है, m और n दोनों पूर्णांक है, m और n दोनों पूर्णांक है। अब क्या करें इसमें? देखो, क्या किया जा सकता है, अगर यहाँ जेड बार स्क्वायर से गुणा भाग कर दें तो नीचे क्या हो जाएगा, जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस आयोटाइन। जेड बार स्क्वायर कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, और नीचे कितना आ जाएगा, एक संख्या और उसके संयुग्मी को गुणा करें तो वो उसके मापांक का वर्ग होता है और यहाँ उसका भी वर्ग है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके मापांक के घात 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है अपना x - आयोटा y,
का वर्ग। और ये जो पूरी संख्या है ना, थोड़ी देर के लिए इस संख्या को मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ये पूरी वास्तविक संख्या है ना। एक संख्या का मापांक की घात 4, उसका व्युत्क्रम करके 1 जोड़ देंगे तो ये एक वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या को थोड़ी देर के लिए अपन बोल देते हैं अल्फा, जहां अल्फा बिलोंग्स टू आर है। उधर की बातें करते हैं। यहाँ इसका वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस आयोटा वाई स्क्वायर यानी कि माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस आयोटा 2xy, और ये हो जाएगा अल्फा और एम प्लस आयोटा एन। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गुणा अल्फा, ये एम हो जाएगा, और माइनस 2xy, ये एन, इसके साथ अल्फा, ये एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात सभी लोगों को क्लियर रहनी चाहिए। यहाँ तक की बात किसी को भी कोई दिक्कत वाली नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों को क्या कहा गया है, ये वास्तविक एवं काल्पनिक भाग दोनों पूर्णांक है। दम निम्न में से कौन से मान, किसके जेड की घात 4 के कौन कौन से मान संभव है। तो जेड की घात 4 कहाँ है, यहाँ अल्फा के अंदर है। जेड की घात 4 कहाँ है, ये अल्फा के अंदर है। जेड की घात 4 जो है हमारा, वो कहाँ पर है, अल्फा के अंदर है। तो अब इस अल्फा तक पहुँचने के लिए हम लोगों को इन एक्स और वाई से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो ये एक्स और वाई से कैसे छुटकारा पाएं, एक्स और वाई से कैसे छुटकारा पाएं। तो एम और एन के अलग अलग मान मिल गए हैं, तो एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर जोड़ दो। एम का स्क्वायर और एन का स्क्वायर जोड़ दो। एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर गुणा अल्फा स्क्वायर, और प्लस माइनस 2xy अल्फा का स्क्वायर, है ना। तो अल्फा स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो जाएगा एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है अपना इसका स्क्वायर और इसकी घात 4, यानी कि यहाँ अल्फा स्क्वायर और ये हो गया इसकी घात 4। ऐसी ही कुछ चीज़ तो अल्फा के अंदर भी थी। अल्फा स्क्वायर का मान रख दें तो एक्चुअल में क्या रख देंगे हम लोग, 1 प्लस इसकी घात 4 का स्क्वायर 4। ये अपना हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि ये एक पूर्णांक आ गया, यानी कि ये एक पूर्णांक आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग आसानी से कहीं कहीं पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हट गए सारे, आयोटा वगैरह हट गया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की दिक्कतें थी वो हट गई। हमको क्या चाहिए, ये इसकी घात 4 को अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग x बोल दें, x तो पहले से चल रहा था, a बोल देते हैं, है ना। इसकी घात 4 को a बोल दें अगर अपन, तो ये क्या आ गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1/a का स्क्वायर गुणा a। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2/a गुणा a। तो ये हो गया a प्लस 1/a प्लस 2 और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, a प्लस 1/a प्लस 2, a प्लस 1/a प्लस 2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब हम लोगों को एक एक करके ऑप्शंस पर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन से में यहाँ पर इंटीजर संभव हैं, कौन से में इंटीजर संभव नहीं है। यहाँ तक की बात हम लोगों को मिल चुकी है ना। तो पीछे जाते हैं अपन, ये बोल रहे हैं यहाँ पर जेड की घात मतलब 4, जेड के संभावित मान ये हैं
तो जेड की घात 4 यानी कि ये अंदर वाली चीज़, ये अपना जेड बार है। जेड की घात 4 क्या हो जाएगा, 43 प्लस 3 टाइम्स √205/2, यानी ए जो है वो आ रहा है 43 प्लस 3 टाइम्स 205/2, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास a प्लस 1/a+2, क्या लिखा हुआ है, a प्लस 1/a+2, ठीक है, a प्लस 1/a+2। तो a का मान मिल गया है हम लोगों को 43 प्लस दिस। अब इसका रेसिप्रोकल करो, 43 प्लस 3 इंटू 205, और इसको रेशनलाइज कर दें अगर अपन, 43 माइनस 2 इंटू 205 डिवाइडेड बाई 43 माइनस 3 इंटू 205, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 43 माइनस 3 इंटू 205 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 43। अब इसका स्क्वायर करके चेक करना पड़ेगा, तो बताओ 43 इंटू 43 कितना हो जाएगा, 43 इंटू 43, 40 प्लस 3 इंटू 40 प्लस 3, ये हो रहा है हमारा, करके ही देख लेते हैं भैया इसको, कौन, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 4 1849, तो नीचे हो रहा है 1849 माइनस, ये हो जाएगा 205 गुणा 9, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 माइनस 1845, तो ये हो गया अपना नीचे 4, तो 2 कट जाएगा, 43 माइनस 3205 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये 1/a हो गया, a का मान पता है तुमको, और 1/a का मान भी पता चल गया। तो ये था अपना 43 प्लस 3 प्लस 43 माइनस 3 प्लस 2, तो ये कट जाएगा आपस में, नेगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट, 43/2 43/2 43 प्लस 2 45 आ रहा है, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आ गया 45। अब क्या ऐसे दो इंटीजर, ऐसे कोई दो पूर्णांक तुम लोग जानते हो क्या जिनके वर्गों का योग 45 आता हो, तो अब यहाँ पे चाहो तो हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, और अगर किसी को पूरा करना है आगे, तो फिर और कहानी आगे बढ़ानी पड़ेगी कि m स्क्वायर इज इक्वल टू 45 माइनस एन स्क्वायर, और n के मान रखते जाओ, n इज इक्वल टू 1 रखो तो 44 नहीं बैठेगा, 2 रखो, 2 का वर्ग 4, 40 नहीं बैठेगा, 3 रखो, n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग हो गया 9, और m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36, यानी कि m प्लस माइनस 6, ये प्लस माइनस 3 पे हो जाता, मतलब यहाँ व्यवस्था बढ़ जा रही है, मतलब m और n के ऐसे पूर्णांक मान संभव हैं जिसके लिए इसका मान ये आ जाए, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात को। अब ऐसी ही कैलकुलेशन, यही प्रक्रिया आपको बाकी सब के लिए भी दोहरानी होगी। यहाँ पे हमारा a क्या आएगा, इनके लिए तो कैलकुलेशन और आसान है, सबसे बड़ा वाला तो मैंने बता ही दिया तुमको, 7 प्लस √33/4, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/7 प्लस √33 गुणा 7 माइनस √33, तो ये कितना हो गया अपना, ऊपर 4 ऐसे छोड़ दें, साथ ही 49, 49 में से 33 गए तो 16, यानी कि बटे में 4 आ गया। देखो सारे के सारे ऐसे कैसे ही बैठेंगे, फिर से ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7/4, 7/4, 7/4, 7/4, 7/2, और 7/2 के साथ 2 और जोड़ दिया जाएगा, तो बस वहाँ पे तो पूर्णांक आने की संभावना खत्म ही हो गई, वहाँ तो पूर्णांक आने की संभावना खत्म ही हो गई, तो दूसरा वाला संभव नहीं है। देखो 2 तो मैंने बता दिए हैं, ये a था, ये 1/a हो गया, दूसरे वाले में a प्लस 1/a+2, ये कितना हो जाएगा, 7/4 प्लस 7/4, 7/2, 7 दूनी 2 दूनी 4, 7 4 11/2। अब क्या ये संख्या
दो पूर्णांकों के वर्गों के योग के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। बस इसी तरह से सारे आगे भी चेक करते चले जाने हैं हम लोगों को, एक एक करके चेक करते चले जाओ, एक एक करके चीज़ें होती चली जाएंगी, ठीक है। बाकी दोनों भी कर लेना भैया, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, वर्ग करोगे हो जाएगा। दिख रहा है 81 माइनस 65 फिर से 16 और 49 माइनस 13 36 6, मतलब हो जाएगा। मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता दी, इसके आगे का काम अब तुम लोग कर सकते हो। दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन तक हम लोग रखेंगे। तो क्या करना है, हम लोगों को क्लास के क्वेश्चंस करने हैं और रिमेनिंग पीवाईक्यूज करने हैं। ये काम कर लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज़ें तुम्हारी हो जाएगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को प्लेन वीडियो की तरह नहीं देखना है। एक बार खुद से थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर भी क्वेश्चंस के लिए पहले वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर वीडियो प्ले करना है और देखना है तुमने कैसे किया, मैंने कैसे किया। अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओगे, बिना दिक्कतों के कर पाओगे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द लास्ट चैप्टर, इसके बाद एक ही चैप्टर बच जाता है। आई होप आप लोगों की जेई एडवांस की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, और अच्छे से तैयारी की है अभी तक तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये याद रखो कि 100% करने के पीछे नहीं भागना है, जुगाड़ू बनना है, पहचानना है कि कौन सी चीज़ें हमें अच्छे से आती है, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उन्हीं चैप्टर को उठाओ, उन्हीं पे फोकस करो। देखो 30% 40% छांटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 चैप्टर में से 8-10 चैप्टर तो ऐसे होते ही हैं हमारे जिन पे हमें थोड़ा भरोसा होता है, बस उन्हीं चैप्टर को छांटो और उन्हीं के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो पहले, है ना। लेकिन बाकी चैप्टर के क्वेश्चन भी पढ़ लेना, कई बार उनसे बहुत आसान क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।